नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। आतंकवाद की जब भी बात होती है पाकिस्तान का नाम जरूर आता है। 90 के दशक से पाकिस्तान की जमीन से न सिर्फ आतंकी ट्रेनिंग लेते रहे बल्कि आतंकी संगठन वहां पर खुलेआम सेना और सरकारों की छत्रछाया में पलते रहे। पाकिस्तान के कई इलाकों में चल रहे ट्रेनिंग कैंप की जानकारियां हों या दाऊद से लेकर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आकाओं के कारनामों का काला चिट्ठा हो, हर बार पाकिस्तान को जब भी इस तरह की जानकारी दी गई वो इसे नकारता रहा। लेकिन हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहता रहा कि अगर उसे सबूत दिए जाएं तो वो जरूर कार्रवाई करेगा। और ये पिछले 2.5 दशक से हम लगातार देखते रहे हैं। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि 90 के दशक के बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान कैसे धीरे धीरे बेनकाब होता रहा है, आज वो कहां पर खड़ा है और जिस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत को आतंकवाद के मसले पर अब मिल रहा है, उसके बाद उसके सामने विकल्प चारा क्या है। हमारे साथ आज 4 खास मेहमान हैं। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर मोहन भंडारी साहब, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ। नीरज श्रीवास्तव साहब हैं, पूर्व राजदूत, स्वागत है आपका। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड सुनील नेडुकर साहब होंगे और इसके अलावा हमारे साथ जयदेव रानाडे हैं, पूर्व अतिरिक्त सचिव जो आप राम रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में करना चाहूँगा, जिस तरीके से नीरज जी डिप्लोमेटिक तरीके से अगर देखें, उससे पहले भारत ने 1-to-1 डायलॉग के जरिए 90 के बाद जब पहला मुंबई में एक बड़ा धमाका हुआ और इसका सरगना पाकिस्तान में जाकर छुपा, और आज जब 2019 में हम पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान को सबूत देते हैं, वहाँ पर हम आतंकी संगठनों को निशाना बनाते हैं कैंप पर, उसके बावजूद वो खड़ा होता है उन आतंकियों की तरफ। क्या कुछ बदला है या पाकिस्तान वाकई जैसा 90 के दशक में था वहीं पर आ सकता है? देखिए, पाकिस्तान तो जहाँ था वहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो आप कह रहे हैं 90 के दशक से ये शुरू हुआ, उसमें 90 से क्यों शुरू हुआ, इसकी वजह ये थी कि 1989 में उसने ये दुनिया को बताया कि अब हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं, आ गए हैं। और उसको ये लगा कि अब न्यूक्लियर हथियार की छत्र छाया में हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा इस डर से कि कहीं हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं यूज़ कर लें। तो उसने न्यूक्लियर ब्लैकमेल शुरू कर दिया भारत के साथ, और पब्लिक रिलेशंस के लिए ये दिखाने के लिए कहा कि सबूत दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ। अफसोस की बात यह है कि पिछली कई भारतीय सरकारें जो थीं वो एक्चुअली ब्लैकमेल होती गई, और इसी वजह से आपका पार्लियामेंट पे अटैक हुआ जब, तो आपने 9 महीने 10 महीने के लिए मोबिलाइजेशन किया मगर कुछ नहीं किया, उसके बाद विड्रॉ कर लिया। उसके बाद मुंबई का अटैक हुआ 208 में, आपने कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन इसकी जो सिग्निफिकेंस है अभी जो हुआ है, और इससे 2 साल पहले जो एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी स्ट्राइक है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक साइकोलॉजिकल रेखा जिसकी आड़ में पाकिस्तान ब्लैकमेल कर रहा था भारत को, वो रेखा समाप्त की जा चुकी है। अब पाकिस्तान को ये पता है कि ये ब्लैकमेल इंडिया को नहीं कर सकता कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करेंगे। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ है आतंकवाद की लड़ाई में, क्योंकि भारत ने ये देख लिया कि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस में भी जाकर देख लिया, बड़ी शक्तियों के पास भी जाकर देख लिया, सब जो स्टेटमेंट तो सब इशू करते हैं लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। तो ये डिसीजन जो लिया गया कि अब हमें करना है और पाकिस्तान का ये ब्लफ कॉल करना है, तो ये डिसीजन एक बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अगर ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा तो फिर इसका मतलब पाकिस्तान आपको ब्लैकमेल करता जाएगा। ये सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर। रानाडे साहब, जो बात नीरज जी कह रहे हैं बहुत अहम है कि 90 के दशक से जब लगातार हमने देखा है साल दर साल हमले हुए, आतंकी समर्थन पाकिस्तान का मिलता रहा, वहाँ पर कैंप चलते रहे, उनके आकाओं को पनाह मिलती रही, फंडिंग भी होती रही, सेना और सरकारें बदलती रही हों, लेकिन वहाँ पर समर्थन कमोबेश एक जैसा दिखा।
किस तरीके से बदलाव आपको दिखता है स्ट्रेटजिक लिहाज से? और जो हमने देखा कि पहले जो ब्लैकमेलिंग का एक फॉर्मेट पाकिस्तान ने अपनाया और इस बार भारत ने जो एक रेखा थी कि हम लांग कर आपके उन शिविर पर अटैक नहीं करेंगे, वो हमने हटाया है। क्या मेजर, क्या बड़ा फर्क दिखता है 90 के दशक से अब तक और इस बार? पहले जो श्रीवास्तव साहब ने कहा वो तो मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के बारे में जो बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान समझती थी कि एक बारी उनके पास न्यूक्लियर बम आ गया तो वो बहुत ही डेटरेंट है हम लोगों के लिए। और हद की बात ये भी है कि काफ़ी हमारे सरकार जो हैं आज तक वो इसी ब्लैकमेल के को सकम हुए। पर दो बातें मैं जोड़ूंगा इसमें। एक कि जो पाकिस्तान ने ये जो लो इंटेंसिटी प्रॉक्सी वॉर जो शुरू की हमारे साथ 1990 से, उसके पहले जियाउल हक ने ये प्लान बनाया था कि पाकिस्तान भारत के साथ वो मुकाबला कैसा करेगा और बदला कैसा लेगा 65 और 71 के लिए। तो उनके एक जनरल अख्तर थे, उनके साथ उन्होंने प्लान बनाया और उन्होंने ये निश्चय किया कि ये टेररिज्म रूट अपनाएंगे। उसके बाद एक कर्नल जावेद हसन हैं उनके, जो अभी नापित रिटायर हो गए होंगे, बट उन्होंने स्टडी की भारत के बारे में और उन्होंने ये वो कहते हैं कि ये उनकी असेसमेंट थी कि मतलब वो देखने के लिए कि भारत कब तक सह लेगी टेररिस्ट अटैक्स और कब तक अटैक नहीं करेगी पाकिस्तान की। तो मतलब एक थ्रेशोल्ड उन्होंने तय कर लिया। उसके बाद 1990 से ये शुरू हुए, पर दो चीजें हुई हैं उसके बाद। एक, अमेरिका पे जो अटैक हुई थी 9/11, उस टाइम जो अमेरिका अलर्ट हो गई है टेररिज्म मामले के बारे में और एक ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म शुरू की थी उन्होंने। उसमें ये निकल आया कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके मॉड्यूल्स हर जगह हैं और अमेरिका में भी एक दो मॉड्यूल्स निकल आए, डियरबॉर्न जगह करके है चिकागो में, वहां पे। तो तब एलईटी के मॉड्यूल्स थे और उसके बाद लगातार अलग अलग देशों में जब टेररिस्ट एक्शंस हुए तो ये पता लगा कि जो टेररिस्ट था या वो पाकिस्तानी था या पाकिस्तान गया था ट्रेनिंग के लिए और मतलब ट्रेनिंग के लिए और या इंडोक्ट्रिनेशन के लिए। तो वो भारत जो कह रही थी दूसरे लोगों को और दुनिया को कि पाकिस्तान जड़ है टेररिज्म का और पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक्स कर रही है हमारे पास, लोग समझने लगे। उसके बाद जो बंबई में हादसा हुआ वो फिर शॉक इफेक्ट हुआ और काफी देश के नेशनल्स वहां पे इन्वॉल्व थे और सबूत भी उन्होंने पाकिस्तान को भी दिया और उन्होंने देखा कि पाकिस्तान डिनाई कर रही है। तो ये सब बनता गया और अब जब ये सरकार ने देखा कि उड़ी के बाद उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, इशारा बहुत था पाकिस्तानियों के लिए कि अब सुधर जाओ, नहीं किया। तो इस टाइम इस सरकार ने डिसाइड किया कि बहुत हो गया है और जो टेररिस्ट अटैक्स होंगे उसका कॉस्ट अब पाकिस्तान पे को भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या बड़ा सोच समझ के क्या है कि इकोनॉमिक एंटिटीज को नहीं टारगेट किया, सिविलियन को नहीं टारगेट किया और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं टारगेट किया, सिर्फ टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया है। लेकिन इसके बावजूद सोच समझ के क्या है इन्होंने कि सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ वो अटैक करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये वाटरशेड हो गया है अब और पाकिस्तान को समझने चाहिए कि ये जो पुरानी पॉलिसी है वो अब उनको बदलना पड़ेगी और इसलिए हम देख रहे हैं कि बाकी के देश भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों बातें देखनी पड़ेगी। लेकिन सबके बावजूद जो सवाल है कि जिस तरीके से भंडारी जी पाकिस्तान को हर बार एक्सपोज हुआ है, कोई भी आतंकी हमला हो उसके बाद, चाहे भारत का मामला हो या फिर अमेरिका की ओर से ओसामा को पकड़ने की बात हो, उसे मारने की बात हो, पाकिस्तान को न सिर्फ हर बार सबूत बल्कि उसकी ही ज़मीन से किस तरीके से संचालित होते रहे इसका काला चिट्ठा हर बार दिया गया। इस बार भी पाकिस्तान का बार बार ये दावा करना कि हम बातचीत को तैयार हैं, आप सबूत दीजिए। क्या पाकिस्तान ये नहीं समझता या फिर इतनी बड़ी बेशर्मी कि हर बार सबूत देने के बावजूद जो भरोसा है जब वो नहीं कायम हुआ है तो फिर कैसे भरोसा करेंगे? उसकी मजबूरी क्या है वहां पर खड़े रहने की?
देखिए, ये 90 की दशक से बहुत पहले आपको सन 71 की लड़ाई में जाना होगा, जब 93 प्रिजनर्स ऑफ वॉर इन लोगों ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सामने समर्पण किया था। तो सन 72 में जब शिमला एग्रीमेंट हुआ, आपको याद होगा, भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो शिमला आए थे, और ये शिमला एग्रीमेंट पहले तो फेल था, लेकिन चलते चलते भुट्टो ने ये दरख्वास्त की थी मिस्टर गांधी से कि आप मुझे मिल लीजिए। बहरहाल शिमला एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन उस समय पाकिस्तान को पता था कि अब पाकिस्तान भारत के साथ पारंपरिक युद्ध नहीं कर सकता। ये आप नोट कीजिएगा, जो कन्वेंशनल वॉर है वो नहीं कर सकता पाकिस्तान। 47-48 में हार गया, 65 में हार गया, 71 में हार गया। तो यही वही भुट्टे थे, जब वो यहाँ तो दुआ सलाम करके चले गए, लेकिन जब वो लाहौर में वहाँ लैंड किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान विल फाइट फॉर 1000 years, विल ईट ग्रास बट विल मेक हिज ओन न्यूक्लियर बॉम्ब। ये जियाउल हक ने बाद में, जब वो उन्होंने इनको फांसी में भी चढ़ाया था, तो उनकी मीटिंग हुई थी और एक ऑफ टोपैक बनाया था उन्होंने कहा था कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts बिकॉज यू कैन नॉट फाइट ए कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया। तो ये कहानी साहब शुरू हुई 72 के बाद, और इसको अमली जामा पहनाया गया 1989 में। मैं वहीं था तब, जब ये रूबिया शहीद को अगवा किया गया। आपको याद होगा, जब रूबिया शहीद को अगवा किया गया और उसके बदले में हम लोगों ने कुछ टेररिस्ट को छोड़ा। मुझे याद है आज भी, पूरे श्रीनगर में पूरी हथियार बाहर आ गए थे, और ये शब्द आज़ादी आज़ादी जो आप सुनते हैं, ये तब की शुरुआत है। उसके पहले हथियार नहीं थे वहाँ पर। तो कहने का मतलब यह है कि ये समझ गए थे कि भारतीय सेना के साथ, आप सशस्त्र सेनाओं के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, आपको यू हैव टू ब्लीड देम विद 1000 cuts। ये गुरु मंत्र उनको जियाउल हक ने और बाकी तमाम जो उनके फौजी कमांडर हैं आज तक इसी पर चलते आ रहे हों। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्थिक हालात हमने देखे हैं 70 के बाद से, क्योंकि बहुत कुछ बदला 70 के बाद, भारत के विकास की अगर यात्रा को देखें और पाकिस्तान की आर्थिक हालात को बद से बदतर होते हुए हमने देखा है, उसके बावजूद जो भी सत्तासीन होता है वो ये कहता है कि हम आर्थिक कमजोरी हैं देश के तौर पर और इसीलिए हमें शांति की तरफ बढ़ना चाहिए। ये ऑफिशियल बयान जरूर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद आतंकवादियों से उस नस को खुद से न काट पाना या उनके साथ खड़ा होना, ऐसा क्यों? देखिए, जहाँ तक भारत और पाकिस्तान का सवाल है, भारत और पाकिस्तान, आपको मालूम है, जब दोनों राष्ट्र बने तो पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो जिन्ना साहब गवर्नर जनरल बनना चाहते थे। तो इसलिए जो टू नेशन थ्योरी थी वो तो बेनकाब हो गई 71 के बाद, वैसे भी ख़त्म हो गया मामला। तो एक कंट्री जो है वो हिंदुस्तान को एक्सेप्ट नहीं करता, वो हिंदू राष्ट्र और मुसलमान राष्ट्र के ऊपर चलता है। और शायद पाकिस्तान को मालूम नहीं है कि उसी के बराबर, उससे ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ तक रिलेशन की बात है पाकिस्तान की हिंदुस्तान के साथ, ये तो प्योर हॉस्टिलिटी है। इट इज़ रिलीजियस हॉस्टिलिटी, इट इज़ आइडियोलॉजिकल हॉस्टिलिटी, इट इज़ मिलिट्री हॉस्टिलिटी, और इसके पूरे प्रमाण है आपके पास। लेकिन नीरज जी, एक चीज़ जो अचरज वाली है, चौंकाने वाली देखती है कि इन सब के हालात के बावजूद उसके जो सबसे करीबी दोस्त मैं कहूँ चीन के तौर पर भी, वो भी ऐसे मसलों से अब किनारा करता दिखता है या मौन साधता है या पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई नहीं देता है। पाकिस्तान इन सब को समझने को तैयार नहीं है, या फिर समझने के बावजूद उसके पास विकल्पों की कमी है, या फिर जो सेना का दबाव इतना ज़्यादा है कि वहाँ की सरकारों पर कि वो आतंकियों या फिर उनके शिविरों से, उनके आकाओं से दूरी नहीं बना पाते। देखिए, सबसे पाकिस्तान के साथ आप डील करते वक्त पहली बात तो जो याद कर रखनी चाहिए वो ये कि वो झूठ बहुत बोलता है। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरी बात, चीन का यहाँ तक सवाल है तो चीन पब्लिक में पाकिस्तान को सपोर्ट हो सकता है न दे, जैसे अभी ये जो हुआ है, तो चीन न्यूट्रल एक सपोर्ट अपना है, लेकिन चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है। क्योंकि आप देखिए, जो मसूद अजहर हैं जैश ए मोहम्मद के,
उनको चीन ने पिछले कुछ सालों से यूनाइटेड नेशंस में जो है ब्लॉक किया हुआ है, उनको डेजिग्नेशन एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। चीन और पाकिस्तान का एजेंडा एक ही है और चीन के स्टेटमेंट से हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। चीन ही पाकिस्तान को यूज़ करता है भारत को वीक रखने के लिए, जिससे कि भारत फंसा रहे पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ कभी बराबरी पर ना आ पाए। तो एक तो ये, तो दूसरी बात सऊदी अरेबिया है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, टर्की है, इनका सपोर्ट हमेशा से पाकिस्तान को रहता है इस्लामिक होने के कारण। तो सऊदी अरेबिया पैसा भी देता है, तेल भी देता है। चीन ने ही इसे न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटी दी है। तो ये मैं क्लियर करना चाहूँगा कि चीन के साथ डील करते वक्त हमें, जैसे अभी भी जो स्टेटमेंट आ रहा है, आज तो ये है, लेकिन अब थोड़े दिन बाद आप देखिएगा जाके फिर वो मसूद अजहर को प्रोटेक्ट करेगा। भरोसा नहीं कर सकते हम चीन के बयानों पर। नहीं, बिल्कुल वही उसका गॉड फादर अगर कहिए एक तरह से, वो उसका गॉडफादर है। तो हमें कुछ लोग हमारे ये समझ नहीं पाते। लेकिन पाकिस्तान को ये भी कहते हैं कि आतंकवाद के साथ खड़े होने की जो आर्थिक कीमत है वो चुकानी पड़ रही है। अमेरिका की ओर से अगर कट की बात करें, फाइनेंशियल कट, फिर IMF की ओर से लोन की बात करें, तमाम आर्थिक जो दिक्कतें हैं वो इसी के चलते बढ़ी हैं। इसके बावजूद उसकी मजबूरी क्या है कि वो आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर पाता या बंद नहीं करना चाहता? देखिए, पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि उसे हिंदुस्तान के साथ एक बहुत फंडामेंटल थिंकिंग में उसके प्रॉब्लम है। और ये चीज़ पैनलिस्ट ने हमारे कहा कि आपको पार्टीशन तक जाना होगा और जिन्ना की सोच जो है उस वहाँ तक जाना होगा। उस वक्त जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान, मतलब सब टू नेशन थ्योरी, वो चाहते थे पूरा पंजाब और पूरा बंगाल जो है वो पाकिस्तान में हो। तो हम वो जो उनका माइंडसेट है पाकिस्तानी जनरल्स का, वो ये सोचते हैं कि हम जो हैं, जो मुग़ल सल्तनत थी उसके जो हम हैं डिसेंडेंट्स हैं, और अंग्रेज़ बीच में आए 200 साल के लिए, उन्होंने हमसे ले ली। अब वो जाते वक्त उन्होंने हमें देनी चाहिए थी। वो सोचते हैं कि रेशियली सुपीरियर हैं वो हिंदूज से। और कुछ सालों तक उनको ये लगता रहा, जैसे अयूब खान को जब 65 और उन्होंने लॉन्च किया तो उन्होंने कहा अरे ये हिंदुस्तानी क्या लड़ेंगे, हमारा एक सोल्जर इनके 10 के बराबर है। तो ये सब उनका जो माइंडसेट पाकिस्तान का है, उसमें ये सब चीज़ें, गलत चीज़ें भरी हुई हैं। और अब ये धीरे धीरे करके ये चीज़ें निकल रही हैं। अभी जो इंडिया ने किया है, इससे और उनको थोड़ा सा पता पड़ेगा कि भाई जो आप सोच रहे हैं वैसे आप नहीं चला सकते। उस तरह से आप नहीं चला सकते। भंडारी साहब, एक और चीज़ जो किस तरीके से इम्पैक्ट इसका होगा, अब तक हमने देखा था जब भी आतंकवादी हमला हो या फिर भारत में इस तरीके से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का साया हो, हम डिफेंसिव मोड में ज़्यादा रहते थे। सबूतों को देना, लिस्ट की अदला बदली, इसका इंतज़ार करना, ट्रूप्स का मूवमेंट ज़रूर होता था। लेकिन पहली बार ये ऐसा हुआ है कि जब हमने वो LOC या वो रेखाएं, उसकी बंदिश को तोड़ा है या उसको नहीं माना है, ये जो संकेत है या ये इसका इम्पैक्ट है, वो कैसे देखेंगे इसे? देखिए, पहली बात तो यह है कि कारगिल युद्ध में मैं बहुत नज़दीकी से जुड़ा रहा। जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग पहली वाली हुई थी, तो वाजपेयी जी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र विजय मिश्रा जी और तमाम जितने अपॉइंटमेंट होते हैं, हम सब लोग बैठे थे। तो जब बात और यही तय हुई कि विकल्प क्या है हमारे पास, तो जब विकल्पों की बात हुई तीनों सेनाध्यक्षों के साथ, होम मिनिस्टर के साथ, तो हम इसी रिजल्ट पर आए कि देखिए, हमने पूरे विश्व का समर्थन अभी हासिल किया है और अगर पूरा विश्व सिवाय इस्लामिक नेशंस के हमारे साथ है, तो आज हम वही करेंगे जहां हमारे चीज़ों की जीत होगी, हमारे मूल्यों की जीत होगी। तो वो दूसरा माहौल था जब हमने कहा कि हम LC क्रॉस नहीं करेंगे। समझ गए आप? वो दूसरी बात थी, क्योंकि कारगिल वॉर में हमारे रिलेशन नहीं टूटे थे पाकिस्तान के साथ। ये एक बड़ी विचित्र वार थी ये। ना इसे कोई लिमिटेड वार बोलता है, ना कोई फुल फ्लेज वार बोलता आज भी, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन चल रहे थे, वीज़ा मिल रहे थे, आ रहे थे लोग, जा रहे थे, सब कुछ चल रहा था।
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थायी मित्र और दुश्मन नहीं होते। ये बड़ी पुरानी कहावत है। जी। तो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में आपके अपने हित बदलते रहते हैं। अब 99 के बाद बहुत कुछ बदल गया है। आज देखिए, आज सुबह अमेरिका ने स्टेटमेंट जारी कर दिया, उन्हें पाकिस्तान को आगाह कर दिया कि अब प्लीज डिसमेंटल ऑल योर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कोई छोटा ऑर्डर नहीं है साहब। आज RIC की मीटिंग हो रही है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं अभी, सुषमा स्वराज जी चाइना में हैं और पुतिन और प्रेसिडेंट ऑफ चाइना एंड सुषमा स्वराज आर सिटिंग टुगेदर। बिल्कुल, मैं इसीलिए समझना चाह रहा था कि जिस तरीके से इंटरनेशनल दबाव पाकिस्तान जी, पर बढ़ा है जी, और भारत का जी, जो जी। राजनयिक मैं कहूं कि इस वक्त घेरेबंदी है, उसके बाद राणा साहब क्या बड़े स्टेप हैं, जबकि पाकिस्तान जबकि बेनकाब हो चुका है आतंकवाद की लड़ाई को लेकर, और क्या रास्ते या और क्या विकल्प या और क्या प्रयास हमें करने की जरूरत है? मैं लौटूंगा सर। राणा साहब, चलिए शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। जी, यही मेरा सवाल होने से आपसे, क्या हमें नए रास्ते या विकल्प या कदम यहाँ पर आगे बढ़ना देखिए, है? मैं इसको थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूँगा। इतना सब कुछ हो गया। पहली बात तो यह है कि एक सामरिक जो स्ट्रैटेजी है उसका आगाज हुआ कल। 71 साल में जितनी भी सरकारें रही, कोई इतना निर्णयात्मक कदम नहीं उठा सका। तो आज के दिन यानी कि कल जब ये इतना बड़ा भारी डिसीजन लिया, इसको हम स्ट्रैटेजिक लीडरशिप की एक उदाहरण देते हैं। भारत में अभी तक हमारी नेशनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो कल से मैं समझता हूं कि अगर आप बालाकोट जाके अपने हितों को देख करके स्ट्राइक कर सकते हैं, तो आज कल के दिन आप ये भी कह सकते हैं कि हिंद महासागर में हम सिंगापुर के वेस्ट से लेकर और ग्वादर तक प्रभुत्व कर सकते हैं। तो तब आप एक अपनी स्ट्रैटेजी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। अभी होगा क्या कि देखिए, विकल्प क्या है पाकिस्तान के पास? पहला, एटॉमिक, वो नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल, क्योंकि चाइना उसके साथ नहीं है। अगर ये बहके हुए लोग हैं, एक अगर बॉम्ब फायर किया तो भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। नहीं, हम पाकिस्तान के विकल्पों की बात न करें। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने दबाव बनाया है जी, और जिस दबाव के बाद पाकिस्तान बेनकाब हुआ है और कॉर्नर हो चुका है, मैं कहूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसे और मजबूत करने या इसको फाइनल टच देने के लिए और क्या कुछ? ये देखिए, जो हमारी जो अंदरूनी जो चीज़ें, हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं, हमारे अंदरूनी जो चीज़ें हमारी, इसमें अभी क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक जितना भी हम प्रेशर डाल सकते हैं दुनिया भर का, अभी उसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, बड़ी भारी रिक्वायरमेंट है। नीरज सर, आपसे यही मेरा सवाल, क्या और कदम या फिर और स्टेप्स हैं जो हमें अब लेने हैं? देखिए, और कदम ये लेना है कि एक बार जब ये हो गया तो पीछे नहीं हटना है अब, और डिफेंसिव नहीं होना है इसके बारे में। हर बार ये नहीं, ऐसे नहीं हमें दुनिया को बताने की ज़रूरत है जैसे हमने कोई गलत काम कर दिया हो और उसकी जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, क्योंकि हमें किसी देश के सामने जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस वक्त जैसे जिस हिसाब से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है और भारत का पावर बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि बड़े बड़े देश जो हैं उन्होंने सब भारत का सपोर्ट किया है। और बल्कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने हमारी सुषमा स्वराज जी को एज गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया है OIC फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। पहली बार ऐसा हो रहा है? पहली बार 1969 के बाद हुआ। उस वक्त पाकिस्तान ने ब्लैकमेल किया था, अब पाकिस्तान फिर कोशिश कर रहा है उसको UAE ब्लैकमेल करने का। इस वक्त इंडिया की प्रेस्टीज इतनी हाई है, प्रेस्टीज नहीं और डिप्लोमेसी, अंदर की आर्थिक शक्ति, मिलिट्री शक्ति, आपने देखा होगा किस तरीके से बॉम्ब्स कल प्रिसीजन बॉम्बिंग हुई है। इन सब को मिला जुला के अगर देखा जाए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो कि हाथ में लिए हुए अपना कटोरा घूम रहा है दुनिया भर में कि भाई हमें कुछ पैसे दे दो, मेरी उसकी जो है डूबने वाली है आर्थिक स्थिति।
तो इंडिया को अब इस पर इस कदम से आगे ही बढ़ते रहना है। मुझे इस बात का मेरा अगर कोई आंसर आप पूछें कि आगे क्या करना है, तो अब आगे इससे आगे बढ़ते रहना है और इस तरह की जो सोच है उसको दृढ़ और क्लियर सोच बना के आगे चलना है। ना कि मान लीजिए सरकार भी अगर बदल जाए तो वो फिर से अगर हम पीछे जाके उसी मोड में चले गए तो यू विल लूज, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मोमेंट्स किसी भी देश के लिए हमेशा नहीं आते हैं। बिल्कुल। और भारत ने अनफॉर्चुनेटली पास्ट में कई मौके गंवाए हैं। अब नहीं गंवाना चाहिए। जो बेहतर मौका है इस वक्त, और जिस तरीके से पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ भारत ने अपने मूव को आगे बढ़ाया है और दिखाया है कि अगर आतंकियों ने भारत के किसी भी हिस्से में कोई हमला किया या फिर कोई किसी घटना को या साजिश को अंजाम दिया तो उनका पीछा कर उन्हें खत्म किया जाएगा, चाहे वो किसी भी कोने में क्यों ना हो। और ये रणनीति बेहतर है, कारगर है, जैसे कि एक्सपर्ट कह रहे हैं, और इसे अब आखिरी मुकाम तक ले जाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमने कार्यक्रम कल दिखाया था आतंकवाद पर नया भारत और नए इरादे को लेकर। अनंत कुमार लिखते हैं कि राज्यसभा टीवी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सभी सामयिक मुद्दों को आधार बनाकर उन पर एक अच्छी बहस को अंजाम दिया जाता है और पैनलिस्ट अपने अनुभव और तमाम फैक्ट के साथ उसे साझा करते हैं। तो आपने कार्यक्रम के बारे में राय, सुझाव, आलोचना मेल करते रहिए। साथ ही सभी कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।